आज का हमारा चैप्टर है उपापचय, जिसे इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। उपापचय का मतलब क्या होता है कि जो प्राणी शरीर है वो पशु का है चाहे मनुष्य का है, उस प्राणी शरीर में कई प्रकार की भौतिक और रासायनिक क्रियाएं हैं जो निरंतर जारी रहती है, और किसी भी क्रिया को संपादित होने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा जो प्राणी आहार ग्रहण करता है या खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है या पोषक तत्व लेता है, उन जटिल पोषक तत्वों के साधारण पोषक तत्वों में टूटने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा के माध्यम से प्राणी शरीर की भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को या क्रिया को क्या कहते हैं? उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो उपापचय या मेटाबॉलिज्म की सीधी सीधी परिभाषा आपके ये हो जाएगी कि प्राणी शरीर के भीतर भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाएं होती है जिनके लिए आवश्यक ऊर्जा जटिल खाद्य पदार्थों के साधारण खाद्य पदार्थों में विघटित होने से प्राप्त होती है, और विघटन की इस क्रिया को उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी प्राणी शरीर के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो आवश्यक ऊर्जा जटिल खाद्य पदार्थों के साधारण खाद्य पदार्थों में टूटने से प्राप्त होती है, और इस क्रिया को ही उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म क्रिया है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। इनके बारे में भी अपन देखेंगे कि एनाबॉलिज्म क्रिया है उसमें क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्रिया उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले अपन एनाबॉलिज्म की बात करते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि यह एक निर्माण क्रिया है जिसमें कोशिका रक्त से यानी ब्लड से शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ ग्रहण करती है। एनाबॉलिज्म क्या होता है कि एनाबॉलिज्म एक निर्माण क्रिया है, और एनाबॉलिज्म क्रिया में कोशिका ब्लड से शरीर के निर्माण के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उन आवश्यक पदार्थों को ब्लड से कोशिका ग्रहण करती है तथा अजीवित पदार्थों को कोशिका में जीवित कोशिका द्रव्य में परिवर्तित कर देती है। और इस क्रिया में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। यानी एनाबॉलिज्म में किसी पदार्थ का निर्माण होता है, जो साधारण पदार्थ है वो सब मिलके एक जटिल पदार्थ या जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लो शरीर के निर्माण की आवश्यकता है, शरीर का निर्माण होगा, कोशिकाएं बनेगी, विभाजन होगा, उत्तक बनेंगे, अंग बनेगा, अंग तंत्र बन के एक संपूर्ण शरीर बन जाएगा। तो इस प्रकार जो कोशिका है वो कोशिका ब्लड से शरीर के निर्माण के लिए जो पदार्थ आवश्यक होते हैं उनको इकट्ठा करती है और ग्रहण करती है। और जो कोशिका में अजीवित पदार्थ है उस अजीवित पदार्थ को कोशिका द्रव्य में ले जाकर उसको जीवित कर देती है, यानी उसको ऊर्जा प्रदान करने योग्य बना देती है, ताकि जब सरल यौगिक है या साधारण यौगिक है वो जुड़कर एक जटिल यौगिक का निर्माण कर सके। तो एनाबॉलिज्म क्रिया शरीर के निर्माण में सहायक होती है, कोशिका के निर्माण में सहायक होती है। अब बात करते हैं अपन कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ये एनाबॉलिज्म की विपरीत क्रिया होती है, और यह उपापचय की
विनाशकारी क्रिया है। यानी कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो जटिल यौगिक है वो जटिल यौगिक साधारण पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं या टूट जाते हैं। सबसे पहले अपन आहार ग्रहण करते हैं। आहार क्या है? आहार एक जटिल यौगिक है, उसको टूटेगा, अपघटन होगा तो क्या होगा? कैटाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म हो गया तो जटिल यौगिक है वो साधारण यौगिक या साधारण पदार्थ में परिवर्तित हो गया और वहाँ पे अपने को ऊर्जा प्राप्त हो गई। अब अगर यदि अपने को शरीर में किसी अंग, कोशिका, ऊतक, ब्लड वगैरह की निर्माण की आवश्यकता है तो वहाँ पे होगा आपका एनाबॉलिज्म। यानी कैटाबॉलिज्म के पश्चात जो जटिल यौगिक थे वो साधारण यौगिकों में टूटे और ये साधारण यौगिक पुनः जटिल यौगिक का निर्माण करके शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। अब अपन बात करते हैं आधारीय उपापचय के बारे में, जिसको अपन शॉर्ट में BM बोलते हैं। BM का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिज्म। आधारीय उपापचय क्या होता है कि अगर मनुष्य में बात करें तो खाना खाने के 14 से 18 घंटे पश्चात और पशु की बात करें तो आहार खाने के या आहार ग्रहण करने के 14 से 18 घंटे पश्चात जब शरीर पूर्ण विश्राम अवस्था में होता है उस समय प्राणी की जो मूलभूत क्रियाएं होती है वो चालू रहती है। जब भी अपन आहार खा रहे हैं तो अपने होंठ है वो भी काम करेंगे, दांत भी काम करेंगे, गाल भी काम करेंगे, ये अपने जो ऑर्गन है पाचन तंत्र वगैरह सब काम करेंगे। लेकिन हार्ट है, श्वसन है, परिसंचरण है, उत्सर्जन है, तंत्रिका तंत्र है, ये तो निरंतर कार्य करते रहते हैं। तो इनके निरंतर कार्य को बनाए रखने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो न्यूनतम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? आधारीय उपापचय से प्राप्त होती है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि आहार खाने के या आहार ग्रहण करने के 14 से 18 घंटे पश्चात जब शरीर पूर्ण विश्राम अवस्था में होता है तो उस समय प्राणदर क्रियाएं यानी प्राणी शरीर के लिए आवश्यक मूलभूत क्रियाएं जैसे श्वसन, परिसंचरण, तंत्रिका तंत्र आदि को बनाए रखने में एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस न्यूनतम ऊर्जा के लिए जो आधार है वो है आपके आधारीय उपापचय या बेसल मेटाबॉलिज्म। यानी प्राणदर क्रियाओं को जैसे श्वसन और रक्त परिसंचरण को बनाए रखने में जो न्यूनतम ऊर्जा खर्च होती है उसको बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इस आधारीय उपापचय ऊर्जा का मापन है वो कैलोरीमीटर द्वारा किया जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसल मेटाबॉलिज्म एनर्जी को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो बेसल मेटाबॉलिज्म एनर्जी को कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। अब अपन बात करेंगे मेटाबॉलिज्म या उपापचय को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है आपके एज या आयु, उम्र, सब एक ही चीज़ है। बच्चों में और युवाओं में उपापचय की दर अधिक होती है जबकि वृद्धों में उपापचय की दर कम होती है। इसका मतलब होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो भी आहार खाता है या जटिल यौगिक पशु हो चाहे मनुष्य हो ग्रहण करता है तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी वजह से वहाँ उपापचय की दर है वो तेज़ गति से होती है और ये जटिल यौगिक बहुत ही जल्दी
साधारण यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। अब बात करें अपन सेक्स या लिंग के बारे में, तो नर की अपेक्षा मादा में उपापचय दर कम होती है। आप भी देखते हो, अगर अपन नर और मादा दोनों पशु को पाल रहे हैं तो एक नर पशु है, उसको ज़्यादा दाने की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी उपापचय दर अधिक होती है। उपापचय दर ज़्यादा होती है जिसके कारण वो नर पशु ज़्यादा खाएगा तो उसमें ताकत भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जिन नर पशु की उपापचय दर कम होती है वो नर पशु मादा की तुलना में कमज़ोर होते हैं। जो मादा अच्छी हष्ट-पुष्ट होती है और नर कमज़ोर होता है। इसका मतलब नर की उपापचय दर कम है और मादा की उपापचय दर ज़्यादा है। लेकिन अगर अपन एवरेज बात करें तो जितने भी नर पशु या नर मनुष्य हैं उनकी उपापचय दर मादा की तुलना में अधिक होती है। नर की उपापचय दर अधिक होती है। अब अपन बात करें भार या वेट के बारे में, तो कम वाले पशुओं में उपापचय दर भारी वजन वाले पशुओं से अधिक होती है। जिनका शरीर मोटा होता है, वजन ज़्यादा होता है, उनमें क्या होता है कि उपापचय है वो काफ़ी देरी से होता है, क्योंकि वहाँ पे फैट और चर्बी की लेयर पाई जाती है, जिसके कारण जो उसके मेटाबॉलिज्म क्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। और जिसके शरीर का वज़न कम होता है या एवरेज होता है उसकी उपापचय दर मोटे शरीर वाले पशु या मनुष्य की अपेक्षा अधिक होती है। अब बात करें अपन शारीरिक तापमान या टेम्परेचर के बारे में, तो जैसे जैसे शारीरिक तापमान बढ़ता है वैसे वैसे उपापचय की दर भी बढ़ती है। आप कभी भी देखना, जैसे ही मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत पश्चात पसीना आता है, गर्मी की बात कर रहा हूँ, पसीना आता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब शरीर का तापमान बढ़ेगा, जिसके अगर आहार खाने के पश्चात पसीना आता है, खाना खाने के पश्चात पसीना आता है, इसका मतलब उसका शारीरिक तापमान बढ़ गया, और शारीरिक तापमान बढ़ गया तो उसकी उपापचय दर वो भी बढ़ गई। अब बात करते हैं अपन मानसिक तनाव के बारे में, तो मानसिक तनाव बढ़ने पर उपापचय की दर भी बढ़ती है। फिर इंसान को कुछ पता नहीं रहता है कि वो कितना खा रहा है, कितना पी रहा है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जब मानसिक तनाव में होता है या डिप्रेशन में होता है और अगर उसको किसी प्रकार के धूम्रपान की आदत है तो वो बहुत ही ज़्यादा धूम्रपान करता है। आप देखना, घर पे बड़े बुजुर्ग होंगे, उनमें अगर किसी प्रकार का कोई तनाव हो, टेंशन हो दिमाग में, और अगर ये वो बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं तो आप देखना एक के बाद एक लगातार वो बीड़ी या सिगरेट जो भी है जलाते रहेंगे, क्योंकि उनका मानसिक तनाव बढ़ने पे उपापचय दर है वो बढ़ जाती है। उनको पता नहीं रहता है फिर कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उपापचय दर कम करने के लिए या मानसिक तनाव कम करने के लिए जो भी धूम्रपान या किसी प्रकार की उनको आदत या लत है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपको उपापचय को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट उपापचय के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट है जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 60 से 70% ऊर्जा है पशु शरीर में, या पशु शरीर में 60 से 70% तक कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। और इस कार्बोहाइड्रेट उपापचय के 10 आयाम है, 10 स्टेप है। 10 स्टेप में आपके कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है। सबसे पहला स्टेप है इसमें ग्लाइकोजेनेसिस। ये 10 के 10 स्टेप आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आपको या तो 1 नंबर की ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या इसमें से आपको परिभाषा पूछी जाएगी, या आपको 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इसमें से पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को समझाइए। तो कार्बोहाइड्रेट उपापचय के 10 आयाम हैं, उसमें से पहला आयाम है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है
ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। और पशु शरीर में ग्लूकोज का भंडारण है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के बनने की क्रिया है उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ये एक एक स्टेप याद रखने योग्य है और इसमें आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी होंगे। तो जहाँ तक हो इन एक एक स्टेप को लिख के याद करने की कोशिश करें। दूसरा स्टेप है आपका ग्लाइकोजीनियोलाइसिस। ग्लाइकोजीनियोलाइसिस यानी जो ग्लाइकोजन यकृत में बना था, इकट्ठा हुआ था, वो ग्लाइकोजन टूटेगा, टूट के वही साधारण यौगिकों में अपघटित होगा। ग्लाइकोजन एक जटिल यौगिक है और ये जटिल यौगिक साधारण यौगिकों में विघटित होगा। यकृत में ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना और मांसपेशियों में पायरुविक एसिड व लैक्टिक एसिड का बनना ग्लाइकोजीनियोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन, जीनियोलाइसिस यानी यकृत में ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना। जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है तो मांसपेशियों में दो प्रकार के एसिड का निर्माण होता है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोजीनियोलाइसिस के दौरान कौन कौन से एसिड का निर्माण होता है। पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड का निर्माण है जो ग्लाइकोजीनियोलाइसिस क्रिया के दौरान होता है और मांसपेशियों में होता है। इसी के कारण पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड के कारण रेखित पेशियां थक जाती है। पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड का निर्माण केवल और केवल रेखित पेशियों में होता है। तीसरा स्टेप है आपका ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि ग्लाइकोजन बनेगा इस क्रिया में। ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो भी ये शर्करा होती है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लूकोज व फ्रक्टोज से ग्लाइकोजन व पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड का बनना। पायरुविक एसिड व लैक्टिक एसिड का बनना ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज व ग्लाइकोजन से पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड का बनना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अब बात करते हैं अपन अगले स्टेप के बारे में। तो पायरुविक एसिड का एसिटाइल को एंजाइम में घुलना, यह वह क्रिया है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस के उत्पादों का TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र में प्रवेश करने से पहले एसिटाइल को एंजाइम में बदलना जरूरी होता है। जब पायरुविक एसिड है वो पायरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम A में घुलने से पहले जो भी ग्लाइकोलाइसिस के उत्पाद है वो TCA चक्र में प्रवेश करने से पहले एसिटाइल को एंजाइम में बदल जाते हैं। ये चौथा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप है आपका सिट्रिक एसिड चक्र। इसे TCA चक्र या क्रेब चक्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का अंतिम ऑक्सीकरण होता है। सिट्रिक एसिड चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र या क्रेब चक्र में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अंतिम ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट स्टेप है आपका हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। इसे पेंटोज फॉस्फेट
पाथवे भी कहते हैं। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट को पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। यह ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने का एकांतर मार्ग है, यानी ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट नामक स्टेप में होता है। नेक्स्ट स्टेप है आपका द यूरोनिक एसिड पाथवे। इसमें क्या होता है कि यूरोनिक एसिड का निर्माण होता है। 8वां स्टेप है ग्लूकोनियोजेनेसिस, कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से ग्लाइकोजन का बनना। कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से ग्लाइकोजन का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप है डाइकार्बनिक एसिड शटल। यह डाइकार्बनिक एसिड बनाने का एक अतिरिक्त या एक्स्ट्रा तरीका है जिसमें डाइकार्बनिक एसिड का निर्माण होता है। और अंतिम स्टेप आपका द ग्लाइकोक्सिलिक एसिड पाथवे। ग्लाइकोक्सिलिक एसिड पाथवे। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट उपापचय के जो 10 स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपका कार्बोहाइड्रेट उपापचय पूर्ण हो जाता है। और इसके पश्चात 1-2 लाइन और हैं, वो भी आप इसमें देख लो। वो है कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। दूसरा क्वेश्चन है ग्लाइकोजन का भंडारण मुख्य रूप से यकृत व मांसपेशियों में होता है। ग्लाइकोजन का भंडारण यकृत व मांसपेशियों में होता है। तीसरा क्वेश्चन है क्रेब्स चक्कर की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है, जबकि क्रेब्स चक्कर की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और एक क्रेब्स चक्कर से 10 अणु एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोजन का भंडारण मुख्य रूप से यकृत व मांसपेशियों में होता है। क्रेब्स चक्कर की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और एक क्रेब्स चक्कर में 10 अणु एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये आपके कार्बोहाइड्रेट उपापचय का जो टॉपिक था वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है।